हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के हल करने की पहली विधि गुणनखंड विधि, इसको हमने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पर कि किसी भी द्विघात समीकरण का हल पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे करते हैं, ये आपको पढ़ना है। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरणों को हल करना है। यहाँ पर समझते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं, ये हमें बच्चों यहाँ पर सीखना है। ठीक है, बड़े आराम से समझो। बच्चों, एक बात तो ये बताओ कि द्विघात समीकरण हो या कोई समीकरण, इससे हमारा अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि पूर्ण वर्ग का क्या मतलब है। बच्चों, पूर्ण वर्ग से क्या मतलब है? पूर्ण वर्ग का मतलब परफेक्ट स्क्वायर अंग्रेजी में कह सकते हो। ऐसे कहें कि अगर किसी भी राशि पर पूरे पर टोटल पर वर्ग है तो उसको हम पूर्ण वर्ग कहेंगे। जैसे हम ये कहें कि 2x स्क्वायर, बच्चों यहाँ पर 2 पर तो स्क्वायर नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं, बल्कि इसको ऐसा कह दें कि 2x का होल ऑफ स्क्वायर, ये 2x का होल स्क्वायर है, मतलब 2x पर पूरे पर वर्ग है। अगर 2 या 3 पद कुछ लिखे हों उनको अगर ऐसा लिखें, जैसे मान लेते हैं कोई बहुपद हमारा इस प्रकार से लिखा है, मान ले 4x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 1, बच्चों ये आपका बहुपद है। और इस बहुपद को अगर ऐसा लिखें कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये आपका क्या कहलाता है? ये इसका इस बहुपद का पूर्ण वर्ग कहलाएगा। पूरे पर टोटल पर जो स्क्वायर है ना, टोटल जो राशि है उस पूरे पर स्क्वायर हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग कहेंगे। 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है बच्चों। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, तो इसको यहाँ पर इस बहुपद का पूर्ण वर्ग a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। हम ये कहें कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बच्चों इस बहुपद का पूर्ण वर्ग a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। पूर्ण वर्ग का मतलब समझ में आया बच्चों? पूर्ण वर्ग का मतलब पूरा जो बहुपद है उस पर टोटल जो पद है उनका होल आप स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का पूर्ण वर्ग होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसी प्रकार a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इसका पूर्ण वर्ग होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं a स्क्वायर मतलब ये एक पहली संख्या है a, दूसरी संख्या है b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर मतलब पहली वाली का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब दूसरी का स्क्वायर प्लस इन दोनों पदों के गुणा का दूना कर दिया जाता है। ठीक है, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस दोनों पदों के गुणा का दूना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। और यदि ऐसा हो a का स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस दोनों पदों के गुणा का दूना, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो a माइनस मतलब पहला पद और दूसरे पद का अंतर का होल वर्ग होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, आता ही है। छोटे क्लासों में आपने 8 में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, आज यहाँ 10th में पढ़ लेंगे, कोई नई बात नहीं है बच्चों, ये बातें आपने पढ़ी है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बना के जब हल करेंगे, पूर्ण वर्ग किसी बहुपद को बनाएंगे तो हमें इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, ये पक्की बात है। ठीक है बच्चों, अब समझो, थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बहुपद ये दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है और इसी को हमें पूर्ण वर्ग बना के दिखाओ। भाई, इसका हमें पूर्ण वर्ग बना के दिखाना है। बच्चों याद करो, बिल्कुल एकदम कंठे से याद रखना है कि अगर द्विघात समीकरण का हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो पहला स्टेप तो एक करना है कि भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कर दो। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी लिखा हो उसको हमें 1 बनाना है। 1 तभी बनाया जा सकता है जब यहां से a को हटाया जाए। a को तब हटाया जा सकता है जब पूरे समीकरण में a से भाग कर दें। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी गुणा में संख्या लिखी है उसका पहले नंबर पर भाग कर दो। ये है पहले नंबर पर क्या करना है, a से भाग कर दें। a से भाग करने पर, तो बच्चों जैसे a से भाग करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, यहां से a से जब भाग करेंगे तो b बटे में a इंटू एक्स, b x है, a से भाग कर दिया। यहाँ c है, c में भी a से भाग कर दिया।
शून्य है, शून्य में भी a से भाग करोगे ये तो शून्य रहेगा। ठीक है, अब समझो बच्चों आगे यहां पर जो लिखा है, हमने पहला स्टेप क्या किया, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बना लिया। इसके बाद दूसरे स्टेप में फिर क्या करना है, फिर ये देखना है कि जो x के गुणांक में संख्या लिखी है वो क्या है। बच्चों यहां देख सकते हो x के गुणांक में क्या है, b बटे a है। तो x के गुणांक में जो संख्या है उसका आधा करना है आपको। क्या करना है बच्चों, आधा। x के गुणांक का आधा करना है तो यहां पर निश्चित रूप से आपको b बटे में 2a मिल जाएगा। जब आधा करोगे कितना हो जाएगा, b बटे 2a। अब हमें क्या करना है, आधा जो मिला है उस आधे का स्क्वायर कर दें। अगर आधे का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे में 4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब यहां पर x के गुणांक के आधे का वर्ग करने के बाद जो राशि मिले उसको हम दोनों पक्षों में जोड़ दें, समझो पूर्ण वर्ग हो गया। देखो यहां पर समझते हैं, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में बी अपॉन में a इंटू एक्स, और फिर हमने बताया आपको जोड़ना क्या है, बी स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर जोड़ देना है। ठीक है, प्लस सी अपॉन ए लिखा है बराबर में यहां भी बी स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर यहां जोड़ना है तो यहां भी जोड़ना है, दोनों पक्षों में जोड़ना है। ठीक है, शून्य के साथ जोड़ोगे निश्चित रूप से कोई फर्क वाली बात नहीं है। ठीक है, शून्य के साथ भी हमने बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर जोड़ दिया, इधर भी जोड़ा इधर भी जोड़ा। ठीक है, अगले स्टेप में देखो समझो बच्चों, ये हमारा ये इतना पूर्ण वर्ग हो गया। देखो x प्लस बी बटे में 2a का होल आप स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखो, यहाँ इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है, और इन दोनों के गुणा का दूना ये बीच में लिखा है। इनका दोनों का गुणा करके दूना करोगे इतना ही मिलेगा, बिल्कुल एकदम। ठीक है, इस वाले c प्लस a वाले पद को इधर ले जाओ तो ये हमें बी स्क्वायर बटे में 4a स्क्वायर, ये तो ज्यों कहते हुए इधर ले जाओगे माइनस में c अपॉन में a लिखना है। ठीक है, अब यहां देखो ये पूर्ण वर्ग बन गया। बस पूर्ण वर्ग बन गया तो समझो काम भी बन गया, काम भी बिल्कुल एकदम चौकस बन गया बच्चों। यहां पर 4a स्क्वायर एलसीएम लें, इसको टोटल मिला के हल करें, बस ये बात है। तो 4a स्क्वायर, अब यहां बचेगा b स्क्वायर माइनस में 4ac, क्या बचेगा 4ac। ठीक है बच्चों, इसका यहां से स्क्वायर खत्म करोगे तो इस पर अंडर रूट लगाना है, x प्लस बी अपॉन में 2a बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का निशान जरूर लगाना है। अंडर रूट में लिखेंगे यहां से b स्क्वायर माइनस में 4ac और अपॉन में 2a स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर। ठीक है, यहां से चाहो तो 4 स्क्वायर का वर्गमूल लिया जा सकता है, मतलब ये हो जाएगा x बराबर, देखो ध्यान दें बच्चों, x बराबर ये प्लस का b बटे 2a इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा b बटे में 2a प्लस माइनस, और ये आपका अंडर रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac और बटे में इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, देखो 4a स्क्वायर को वर्गमूल से बाहर निकालें तो 2a लिखना है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो कि अगर ये 2a है ये भी 2a है, दोनों जगह लिखा है तो अलग अलग क्यों लिखें, दोनों को एक साथ लिख दें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बटे में ये 2a बच्चों। ये इस तरीके से एक बार प्लस निशान लेंगे तो x का एक मान आ जाएगा, एक बार माइनस निशान लेंगे तो x का दूसरा मान आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इसको हम हल करेंगे। ठीक है, बात आई समझ में, ये आपके इन फॉर्मूलों की आवश्यकता हमें यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है बच्चों, समझ में क्लियर आ गई बात। बस हमें केवल ये रखना है कि जो हमारा द्विघाती समीकरण पहले मिले उसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाने के लिए हमने बताया जो एक्स स्क्वायर के साथ में संख्या लिखी है उसी का भाग कर दो, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बन जाएगा। फिर एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दें तो निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इतना ही काम है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो इतना अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर इसके 4.3 एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल भी हो जाएंगे और इसके बाद इसके सारे क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं पहले उदाहरणों से। देखो पहले इसमें उदाहरण यहां से देखना है आपको, 4.3 एक्सरसाइज के कुछ उदाहरण हैं उनको हम यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर है आपका 7वां। ठीक है, 7वें से पहले कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है, 7वें से पहले कोई उदाहरण नहीं। देखो 7वां उदाहरण बच्चों लिखा है, यहां पर ऐसा लिखा है कि उदाहरण 3 में दिया गया एक समीकरण है उसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। ठीक है, ये भी आपका उदाहरण नंबर 3 में समीकरण दिया गया है और उस समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। बहुत आसान से देखो बच्चों करेंगे,
पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे। थोड़ा ध्यान देना है बच्चों, एकदम से कंसंट्रेट दिमाग रखना है बोर्ड पर, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है। उदाहरण नंबर है आपका, उदाहरण नंबर आपका क्या है, ये 7वां, ठीक है, उदाहरण नंबर है 7वां। तो लिखा है समीकरण देखो 2x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस का 3 बराबर 0, इसको हमें पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। क्या करना है बच्चों, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। बिल्कुल आसान काम है, देखो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है, ठीक है, हल करना है। कैसे करोगे, हमने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या लिखी है उसका आप भाग कर दो सब में, बस पहला स्टेप हमारा क्लियर हो जाएगा। क्या करना है बच्चों, 2 से भाग करना है। एक्स स्क्वायर माइनस में 5/2x लिख दें प्लस 3/2 लिख दें, बराबर में यहाँ 0 में 2 से भाग करोगे 0 आएगा। पहला स्टेप समझ में आया बच्चों, जो एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा में संख्या लिखी है उसी का भाग कर दें, पहला स्टेप क्लियर। इसके बाद दूसरे स्टेप में बताया कि जो x का गुणांक है उसको देखो, x का गुणांक कितना है बच्चों, यहाँ पर माइनस का 5/3 है। x का गुणांक है माइनस का 5/2। इसका जब आधा करोगे, आधा का मतलब समझते हो, यहां हर में 2 से गुणा कर दें आधा हो जाता है, ठीक है। तो आधा कितना हो जाएगा, माइनस का 5/4 हो जाएगा। अब इस आधे का वर्ग माइनस 5/4 का वर्ग बताओ बच्चों कितना होगा, तो आपको लिखना है 25/16 होगा। माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो हमें 25/16 दोनों पक्षों में जोड़ना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 5/2x, अब आपको जोड़ना कितना है, 25/16 जोड़ देना है। इधर भी वही काम करना है, देखो इसको प्लस 3/2 को इधर ले जाओगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। इधर जोड़ना कितना है, 25/16, दोनों पक्षों में 25/16 जोड़ दिया, ठीक है बच्चों, 25/16 जोड़ दिया। अब आप यहां बताओ क्या इसको पूर्ण वर्ग दिखाई दे रहा है ना, यहां से इसको लिख सकते हैं। देखो ये a स्क्वायर है, ये प्लस b स्क्वायर है, माइनस 2ab, माइनस का चिन्ह है, तो इसका मतलब यहां पर x माइनस 5/4 का होल ऑफ स्क्वायर इसको लिख सकते हो, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस यहां पर 5/4 का स्क्वायर 25/16 हो जाएगा, माइनस इन दोनों के गुणा का दूना, ये आपका लिखा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बराबर का निशान, इधर देखो एलसीएम आएगा 16 और यहां से 2 का 8 बार कटेगा, 8 या 24, माइनस में लिखें 24 प्लस का लिखें 25, 25 में से 24 घटेगा प्लस का 1 बचेगा और यहां से x माइनस 5/4 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में हमें लिखना है 1/16। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही, बिल्कुल किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्क्वायर खत्म करोगे बच्चों, यहां से वर्गमूल ले लें तो x माइनस 5/4 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस यहां से 1 का वर्गमूल 1 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक है बच्चों। यहां लिख दें प्लस माइनस 1/4। अब प्लस चिन्ह लेंगे तो एक आंसर आ जाएगा, माइनस चिन्ह लेंगे दूसरा आंसर आ जाएगा। बस यही आपके x के मान हैं और x के मान को ही हम समीकरण का हल कहते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको लिखना है प्लस चिन्ह लेने पर, अगर हम प्लस चिन्ह लें तो यहां से बच्चों x का मान कितना होगा, देखो माइनस का ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहां प्लस माइनस में केवल आपको प्लस का चिन्ह लेना है। 1/4, ये माइनस का 5/4 है, इधर ले जाओगे तो प्लस का 5/4 हो जाएगा, प्लस 5/4, ठीक है। और यहां से आप 5 और 1 6, 6/4 मतलब यहां से 2 से डिवाइड करो 3 बार, 2 से डिवाइड करो 2 बार, मतलब x का मान यहां से 3/2 हमें मिल रहा है, ठीक है। अगर प्लस चिन्ह लिया जाए तो x बराबर 3/2 है। यहां पर लिख दें माइनस चिन्ह लें, माइनस चिन्ह लेने पर अगर माइनस चिन्ह लिया जाए तो क्या होगा बच्चों, x माइनस 5/4 और यहां से हम माइनस का 1/4 लें। पहले लिया था प्लस 1/4, अब की बार माइनस का 1/4 ले लिया। अब यहां से इसको इधर ले जाओगे, x का मान हमें मिल जाएगा 5/4 प्लस का हो जाएगा माइनस का 1/4, बस x बराबर 4 एलसीएम आ जाएगा तो 5 में से 1 घटाओ 4, 4/4 को 1 लिख देंगे, ठीक है। x का मान 1 और x का मान 3/2, ये हमारा इस समीकरण का हल है। x बराबर 1 और 3/2 ये हमारा इस प्रश्न का हल है, ठीक है बच्चों। समझ में आई बात, कोई समस्या तो नहीं। बस केवल और केवल ये याद रखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले 1 करना है, इसके बाद x के गुणांक का आधा कर देना है, आधे का वर्ग करो, जितना मिले उसको दोनों पक्षों में जोड़ दो,
ठीक है। और जोड़ते ही जैसे ही दोनों पक्षों में जोड़ोगे तो जो LHS है वो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये जो LHS में पद 3 लिखे हैं ये आपके पूर्ण वर्ग राशि बन के तैयार होगी। काहे की पूर्ण वर्ग x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। और इसको हल करते जाओ, जो भी मिलता जाए, मतलब हर प्रश्न के लिए कॉमन सी बात है। तो इसको हल करके यहाँ पर इसका हम स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये वर्गमूल लेना है ना। तो यहाँ से स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 1/16 का स्क्वायर रूट 1/4 लिख देना है। बस यहाँ प्लस चिन्ह लेंगे तो x का मान आ जाएगा और माइनस चिन्ह लेंगे तो x का दूसरा मान आ जाएगा। बस यही x के जो मान है वो समीकरण का हल कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए उदाहरण और आगे देखते हैं। कोई समस्या वाली बात नहीं बच्चों, बिल्कुल एकदम सारी बात क्लियर होगी, कतई परेशान ना हो। देखो उदाहरण नंबर 8वां भी कुछ ऐसा ही है, नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, आपको हमने वैसे विधियां तो बच्चों और भी हैं, लेकिन आप भ्रम में ना पड़ें। केवल एक ही प्रोसेस हर प्रश्न के लिए आपको याद रखनी है कि भाई यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है, फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। ये है हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस में 2 बराबर 0। इसको भी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। बच्चों जैसा कि आपके बुक में जो हल है, सॉल्यूशन दिया गया है, वो थोड़ा अलग से दिया गया है। हमने बताया कि हम तो एक ही प्रोसेस से पूरे सभी सवालों को हल करेंगे। भाई यहाँ पर 5 लिखा है, 5 का भाग कर दो। x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है, तो यहाँ से बच्चों जब 5 का भाग करोगे ये x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 6/5x हो जाएगा, माइनस में 2/5 हो जाएगा, और यहाँ 0 में 5 का भाग तो 0 होगा। 5 का भाग चला गया। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर है माइनस का 6/5, x का गुणांक कितना है बच्चों, -6/5। इसका आधा जब करोगे, आधा करने का मतलब यहाँ हर में 2 से गुणा कर दो, समझो आधा हो जाएगा। आधा करने का मतलब यहाँ से 2 से डिवाइड करो तो -3/5 मिलेगा। आधे का करना है वर्ग, बस इसका जब वर्ग करोगे तो माइनस का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, हमें 9/25 लिखना है। ठीक है बच्चों, तो 9/25 दोनों पक्षों में जोड़ दो, बस काम खत्म। x स्क्वायर माइनस का 6/5x और यहाँ जोड़ना है 9/25 और बराबर, यहाँ पर देखो ये माइनस का है, इधर ले जाओगे 2/5 प्लस का इधर हो जाएगा, माइनस का है ना इधर जाएगा, 2/5 प्लस का हो जाएगा, और जोड़ना कितना है 9/25। दोनों पक्षों में 9/25 हमने जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि जब x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दें तो जो LHS है ये आपकी पूर्ण वर्ग राशि बन जाएगी। बिल्कुल हर प्रश्न के लिए एक ही बात है बच्चों। बताओ ये काहे का पूर्ण वर्ग है, तो आपको लिखना है x माइनस 3/5 का होल वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर माइनस दोनों का गुणा का दूना हो तो समझो माइनस लिखना है, और ये प्लस दोनों के गुणा का दूना है तो समझो प्लस में लिखना है, इतना याद रखना। ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल वर्ग, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस इन दोनों के गुणा का दूना। करेक्ट है, चलिए बहुत अच्छे। बराबर का निशान बच्चों, यहाँ से 25 एलसीएम आएगा, 5 से 5 बार डिवाइड करो, 5 दूनी 10 यहाँ लिख दें, प्लस यहाँ से 25 से 25 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 9 लिखना है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ से और आगे बढ़ाओ तो x माइनस 3/5 का होल आप स्क्वायर लिखें, बराबर यहाँ से 19/25 का, ये आपको 19/25। ठीक है, स्क्वायर खत्म कर दें, यहाँ से वर्गमूल का निशान लगा दें तो x माइनस 3/5 का होल आप स्क्वायर बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट में 19/25 का वर्गमूल 5 लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 19 का वर्गमूल अंडर रूट 19 लिखो, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, प्लस चिन्ह लेंगे माइनस चिन्ह लेंगे दोनों में, सॉरी यहाँ से बच्चों स्क्वायर खत्म करें, क्योंकि हमने तो स्क्वायर रूट ले लिया ना, वर्गमूल लिया है, तो क्या करना है वर्ग खत्म करके तब यहाँ पर वर्गमूल लगाएंगे। ठीक है, अंडर रूट 19/25 का वर्गमूल 5। तो अब प्लस का चिन्ह लें तो एक आंसर आएगा, माइनस का चिन्ह लें दूसरा आंसर आएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, ये सब कुछ बच्चों रफ काम है, इसको लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये समझाने के लिए इतना लिखा है। आगे आपको यहाँ लिखना है प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर यहाँ से x माइनस का 3/5 और बराबर में यहाँ लिखा है अंडर रूट 19/5 लिखना है। ठीक है,
और ये माइनस का इधर जाएगा। यहाँ देखो प्लस माइनस में केवल प्लस चिन्ह लिया है, माइनस छोड़ दिया है। अब की बार जब माइनस लेंगे तो प्लस छोड़ देंगे, बस ऐसा करना है। यहाँ से माइनस का 3/5 इधर भेजो तो x का मान हो जाएगा √19/5 और प्लस में 3/5। ठीक है, ये इसका आंसर है। चाहो तो इसको ऐसे लिख दें √19 प्लस का 3/5। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहां पर अगर माइनस चिन्ह लिया जाए तो x का एक दूसरा मान निकलेगा, वो उसका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह लेने पर तो x माइनस 3/5 बराबर में माइनस का ले लो भाई √19/5, ये माइनस में ले लो अब की बात। ठीक है, अब ये x बराबर निकालना है तो ये वाला पद इधर ले जाओ, प्लस का 3/5 और माइनस में यहां लिखना है √19/5। ठीक है, 5 एलसीएम यहां भी आ जाएगा, तो 5 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस √19, ये बच्चों इसका दूसरा x का मान है। तो बस इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के जो हल हैं वो इस प्रकार से हैं, 3 माइनस √19/5, एक बार प्लस एक बार माइनस, चाहो तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, 3 माइनस √19 और 3 प्लस √19, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हो, 3 प्लस माइनस √19/5। करेक्ट है बच्चों, समझ में आई बात। ये इस द्विघात समीकरण का हल है, किस विधि से, पूर्ण वर्ग बना करके हमने हल किया है। करेक्ट है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 8वां। इसी पैटर्न पर बच्चों आपको उदाहरण नंबर 19वां करना है, बिल्कुल एकदम इसी पैटर्न पर। आप अपने बुक में जो पैटर्न लिखा है उसको मत देखें, आपको बस यही करना है, जो x² का गुणांक है उसको हमें 1 बनाना है। पहले स्टेप में x² के साथ में जो भी संख्या गुणा में लिखी है उसको हमें भाग में करना है, पूरे समीकरण में भाग करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करना है, x के गुणांक के आधा का वर्ग, x का गुणांक जो लिखा है उसका आधा कर दें और आधे का वर्ग कर दें। बस जो भी वर्ग आए, आधे का वर्ग जो भी आए वो दोनों पक्षों में जोड़ दें, दोनों पक्षों में क्या करें, जोड़ दें। और दोनों पक्षों में जोड़ने के बाद ये जो LHS लिखा है वो अपने आप पूर्ण वर्ग राशि बनेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो 9वां प्रश्न आप खुद कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, इसको आपको करना है। वैसे तो बच्चों यहाँ पर 9वें प्रश्न में हमें ऐसा लग रहा है कि इसका कोई वास्तविक मान नहीं प्राप्त होगा, इसको करके दिखा देते हैं। देखो इसका हल हम करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां देखो ध्यान से, देखिए 9वां प्रश्न को भी हम करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये है हमारे पास 9वां प्रश्न, उदाहरण नंबर 9वां, और इसमें ये लिख रहा है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करके दिखाओ। 4x² प्लस में यहाँ पर है 3x और प्लस का यहाँ पर है 5 बराबर में 0। इसके मूल हमें पूर्ण वर्ग बना करके बताने हैं। समीकरण को हल करिए, या ये कहे समीकरण के मूल ज्ञात करिए। बच्चों एक ही बात है, समीकरण के जो x के मान निकलते हैं, जब हल करते हैं तो जो x के मान निकलते हैं बस वही समीकरण के मूल कहलाते हैं, ये आपको पता है ना। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ से 4 से भाग करेंगे। 4 से जैसे ही भाग करोगे तो x² मिलेगा, यहाँ पर 3/4x मिलेगा, यहाँ पर 5 में 4 का भाग 5/4 हो जाएगा, 0 में 4 का भाग जो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, x का गुणांक बच्चों 3/4 है, आधा करोगे 3/8 हो जाएगा। 3/8 का वर्ग कितना होगा, 9/8 का वर्ग 64। 9/64 जोड़ना है, क्या करना है, दोनों पक्षों में 9/64 जोड़ना है। x² प्लस 3/4x, ये तो दोनों पद ज्यों का त्यों लिख लिया करो। अब जोड़ो कितना, 9/64 जोड़ो, और इधर भी 9/64 जोड़ें, और ये पद ये इधर ले जाओ, तो 9/64 जोड़ें, और इसके बाद ये पद जब इधर ले जाओगे तो माइनस का 5/4 हो जाएगा। ये 5/4 जो प्लस में है इधर ले जाओगे तो माइनस का 5/4। ठीक है, अब जैसा कि हमने बताया कि जो LHS है वो अपने आप पूर्ण वर्ग राशि बनती दिखाई देती होगी। ये x और प्लस में 3/8 का होल ऑफ स्क्वायर, ये अपने आप हो जाएगी। देखो ध्यान दें, इसका स्क्वायर देखो ये है, प्लस दूसरा पद ये है, इसका स्क्वायर ये है, इन दोनों के गुणा का दूना यहाँ लिखा है। ठीक है, तो x प्लस 3/8 का होल ऑफ स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ से बच्चों इनका एलसीएम लें दोनों का, 64 और 4 का एलसीएम 64 आएगा, 64 से 64 डिवाइड 9 बचेगा, माइनस यहाँ से देखो 16 चौको 64 और 16 पंचे 80 यहाँ लिखना है, 16 पंचे 80। ठीक है,
तो आगे x प्लस 3/8 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में यहाँ 80 माइनस का है, 9 घटाओगे तो माइनस का 71/64 लिखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपको बिल्कुल एक नई सी बात दिखाई दे रही होगी कि किसी भी राशि का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर कभी ऋणात्मक नहीं होता। किसी भी राशि का स्क्वायर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगर यहाँ से वर्ग लिया जाए, वर्गमूल लिया जाए बच्चों, तो इस पर माइनस अंडर रूट का निशान होगा। अंडर रूट के अंदर कभी माइनस की संख्या नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब x का कोई ऐसा मान नहीं होगा जो रियल नंबर हो। x प्लस 3/8 का स्क्वायर रूट जब लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्लस माइनस अंडर रूट माइनस में 71/64 लिखा है, और 64 का वर्गमूल हमें पता है 8 होता है। तो अंडर रूट माइनस 71/8 इसका आंसर आ रहा है बच्चों x का। अब ये वाला मान वास्तविक मान नहीं है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी ऋणात्मक संख्या आती है तो उसकी कोई वैल्यू, वास्तविक वैल्यू प्राप्त नहीं होती है, वास्तविक मान प्राप्त नहीं होता है। तो आपको यहां लिखना है, क्या लिखना है, क्योंकि अंडर रूट माइनस 71 का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होता, कोई वास्तविक मान नहीं होता, ऐसे लिखना है। ठीक है, अंडर रूट माइनस 71 का कोई वास्तविक मान नहीं होता है, नहीं होता। अतः यहाँ x का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा, कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा। अर्थात समीकरण का कोई वास्तविक हल प्राप्त नहीं होगा। क्या लिखना है, अर्थात समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा, ऐसा आपको लिखना है। ठीक, x की कोई रियल वैल्यू हमें मिलेगी नहीं भाई, इसका मान ही पता नहीं है कितना है, ये तो केवल कल्पना की जा सकती है, ये काल्पनिक राशि है। इसकी डिटेल आपको फर्स्ट या 11वें क्लास में मिलेगी। ठीक है, इसकी अगली डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, क्लास 11 में। इससे आगे भी पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसके आगे कुछ पढ़ाई ना हो, आगे भी आपको बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इसका कोई भी अब हल नहीं है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक, कोई वास्तविक हल नहीं है, तो यहाँ से x का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, ये है उदाहरण नंबर 9। चलिए उदाहरण नंबर 9 के बाद आते हैं उदाहरण नंबर 10 पर। देखो उदाहरण नंबर 9 के बाद आते हैं उदाहरण नंबर 10 पर। तो बच्चों यहाँ पर 10वें उदाहरण में भी ऐसा कुछ लिखा है। प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2.1 में द्विघाती सूत्र से हल करिए, ऐसा लिखा है, द्विघाती सूत्र से हल करिए। ठीक है, तो इसको देखो भाई, उदाहरण नंबर, ये प्रश्नावली 4.1 में प्रश्न संख्या 2.21 का द्विघाती सूत्र से हल करके देख लो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, इसको आप खुद करके देखो बच्चों। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखो उदाहरण नंबर 11 लिखा गया है, इसमें कुछ इबारत दी गई है, और इबारत को पढ़ो आराम से, पढ़ने के बाद द्विघात समीकरण बनाओ, फिर द्विघात समीकरण को हल करें। तो चलिए यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 बच्चों, 10वां उदाहरण भी आपको करना है, जो कि आपसे कह दिया गया है कि जो एक्सरसाइज है उसके एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1 के प्रश्न संख्या दूसरे प्रश्न का पहला भाग है, उसको द्विघाती सूत्र से हल करिए, ऐसा कहा गया है। ठीक है, उसको आप करना है आपको। द्विघाती सूत्र तो आपको पता ही है क्या होता है। द्विघाती सूत्र का मतलब श्रीधराचार्य वाला सूत्र जो होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये आपका होता है द्विघाती सूत्र, द्विघातीय सूत्र होता है। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र से अगर हल करवाया जाए तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो इसको आपको करना है। चलिए आगे आपके पास उदाहरण है, जो कि इबारत लिखी है, इसको समझें। उदाहरण नंबर 11 लिखा है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योग 290 है। बहुत आसान सा काम है बच्चों। क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? विषम का मतलब समझते हो, जो 2 से न कटे, विषम होता है।
जैसे हम आपसे कहें 1, 3, 5, 7 बच्चों ये सभी विषम धनात्मक पूर्णांक हैं, क्रमागत भी हैं, क्रम से आ रहे, 1 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 5 ही आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, ये सब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या है बच्चों? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। इनकी क्या विशेषता है? इनकी विशेषता ये है कि अगर ये वाला विषम है तो 2 जोड़ दो ये मिल जाएगा विषम, 2 जोड़ दो आगे वाला विषम मिल जाएगा, 2 जोड़ोगे आगे वाला विषम मिल जाएगा। अगर एक विषम है तो 1 के बाद 2 जोड़ते जाओ सब विषम मिलेंगे। पहला अगर विषम है तो पहला विषम है तो अब 2 जोड़ो फिर विषम मिलेगा, फिर 2 जोड़ो फिर विषम मिलेगा, फिर 2 जोड़ो विषम मिलेगा। तो हमें ऐसा लिखना है कि ये है आपके पास उदाहरण नंबर 11। तो यहां पर आपको ऐसा लिखना है, माना 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, माना 2 क्रमागत धनात्मक विषम, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या मान लें बच्चों? एक मानो x और दूसरा x प्लस 2। अगर ये विषम है 2 इसमें जोड़ोगे तो अगला विषम पूर्णांक मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये विषम है इसमें 2 जोड़ो तो अगला क्रमागत क्रम से आने वाला विषम पूर्णांक मिल जाएगा। तो यहां पर हमने ये 2 धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए और प्रश्न कहता है कि इनके दोनों के वर्गों का योगफल 290 है। तो आपको यहां पर लिखना है प्रश्नानुसार, क्या लिखना है? प्रश्नानुसार इन दोनों के वर्ग कर दें, दोनों के वर्ग करें, इसका वर्ग और इसका वर्ग, दोनों के वर्गों का योगफल बराबर यहां पर लिखना है कितना? 290 लिखना है। ठीक है, 290 करेक्ट है बच्चों। जो प्रश्न में दिया गया है बस वही करना है। बस अब समझो द्विघात समीकरण यहां से हमें मिल जाएगा। इसको थोड़ा हल करें, देखो एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखें प्लस इसका होल आप स्क्वायर तोड़ दें। क्या होता है? होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर दोनों के गुणा का दूना 4x मिल जाएगा और यहां से इधर ले आओ माइनस में 290 लिख दें बराबर में 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का योग 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहां से प्लस 4x ज्यों का त्यों लिखना है ये वाला, 290 माइनस का है, 4 जोड़ोगे तो माइनस का 284, 86 बचेगा। ठीक है, 286 और बराबर में 0, 290 में 4 कम कर दिया 286। ठीक है, माइनस का। और एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड कर लें, पूरा समीकरण 2 से कट रहा है, भाग चला जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ प्लस 2x मिलेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करो, 1 4 3 143 बराबर 0। बच्चों ये द्विघात समीकरण जो दिया जा रहा था ना वो अब हमने बना लिया। जो हमें प्रश्न में समीकरण द्विघात समीकरण दिया जाता था वो द्विघात समीकरण अब की बार नहीं दिया गया था, थोड़ी इबारत दी गई थी, उसकी मदद से हमने यहाँ द्विघात समीकरण बना लिया। अब इसको हमें हल करना है। हल करने के लिए आपके पास विधियां हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा तो कहा नहीं है कि भाई पूर्ण वर्ग विधि से बताओ या द्विघाती सूत्र से बताओ या फिर गुणनखंड विधि से बताओ, आपका मन जिस विधि से लगाना चाहो आप यहाँ पर लगा सकते हो। अगर बात पूर्ण वर्ग की चल रही थी, चलो पूर्ण वर्ग से करके देख लेते हैं। पूर्ण वर्ग की बात बच्चों ये थी कि भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, बच्चों यहाँ पर तो है, फिर x का गुणांक आधे का वर्ग जोड़ दें घटा दें, ये वाली बात है। तो x का गुणांक है बच्चों 2, इसका आधा कर दें तो 1 मिलेगा। अब 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही तो मिलेगा, बस 1 यहाँ जोड़ो 1 यहाँ जोड़ो, दोनों पक्षों में यहाँ से हम 1 1 जोड़ देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये दोनों पदों को ज्यों का त्यों पहले लिख लिया करो, फिर 1 जोड़ दो, ये वाला 1 जोड़ो, इधर भी जोड़ेंगे कोई समस्या नहीं, इधर भी जोड़ेंगे। यहाँ पर ये माइनस का 143 है, इधर जाएगा तो प्लस का 143 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर भी हमने 1 जोड़ दिया, इधर 1 जोड़ा इधर 1 जोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो LHS में लिखा है ये आपका पूर्ण वर्ग हो गया, x प्लस 1 का होल वर्ग हो गया कि नहीं बच्चों? हो गया ना, बिल्कुल ठीक है। बराबर का निशान लगाओ, इधर दोनों को जोड़ के बताओ कितना होगा, 144 होगा। अब यहाँ से बच्चों इसका अगर स्क्वायर रूट कर दें तो x प्लस 1 बराबर कितना मिलेगा, यहाँ प्लस माइनस 12 मिलेगा। ठीक है, 144 का वर्गमूल 12 होता है। अब एक बात यहाँ पर समझो कि अगर यहाँ से माइनस चिन्ह लिया जाए बच्चों तो x की वैल्यू माइनस में आएगी, हमें x की वैल्यू माइनस नहीं चाहिए, प्रश्न कहता है धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब हमें x का मान प्लस में ही चाहिए। तो यहाँ पर हम प्लस चिन्ह लेंगे, यहाँ लिख दें प्लस चिन्ह लेने पर, अगर हम प्लस का चिन्ह लेंगे तो x प्लस 1 बराबर में 12 हो जाएगा, माइनस हमने छोड़ दिया
और x की वैल्यू हम यहाँ से देखो प्लस का 1 इधर ले जाओगे तो 12 में से 1 घटा के यहाँ पर 11 लिखना है। x बराबर कितना लिखना है बच्चों? 11। ठीक है, x बराबर 11 लिखना है। x की वैल्यू हमें 11 मिल गई, मतलब ये 11 तो 11 में 2 जोड़ो, 11 में 2 13 होता है, तो एक 11 और अगला 13, मतलब आपको यहाँ लिखना है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या लिखना है? एक लिखना है आपको 11 और एक लिखना है 11 में 2 जोड़ के, मतलब यहाँ एक लिखना है 11, एक लिखना है 11 प्लस 2 मतलब 13। करेक्ट है बच्चों, समझ में आई? यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लेना है, क्योंकि माइनस चिन्ह अगर लेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। हमें x की वैल्यू माइनस चाहिए नहीं, तो क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि धनात्मक तो हो लेकिन कैसा हो, विषम तो हो लेकिन कैसा हो, धनात्मक हो, माइनस का नहीं चाहिए, प्लस का चाहिए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो यहाँ से हमें माइनस वाला नहीं लेना है, माइनस छोड़ देंगे। प्लस चिन्ह को लेने से x का मान 11 होगा, और x का मान जब 11 होगा मतलब पहला पूर्णांक 11 है तो अगला वाला 11 प्लस 2 मतलब 13 हो जाएगा। करेक्ट है, चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। इसके बाद हालांकि बच्चों यहाँ पर जो आपके बुक में उदाहरण ये लगा है उसको पूर्ण वर्ग बना करके नहीं लगाया गया है, उसको द्विघाती सूत्र से हल किया गया है, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं, आंसर आपका यही 11 और 13 आएगा। ठीक है, चाहे आप द्विघाती सूत्र से कर दें, चाहे गुणनखंड विधि से कर दें, अथवा पूर्ण वर्ग विधि से कर दें, किसी भी विधि से हल कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं उदाहरण नंबर 12। देखो बहुत ही बच्चों यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जितने प्रश्न हैं समझो उतने ही उदाहरण हैं। अच्छे से उदाहरण आपको कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर एक्सरसाइज के सवाल बहुत ही आसान से हो जाएंगे, एकदम आसान से, कोई समस्या नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो 12वां उदाहरण ऐसा है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है। क्या करना है बच्चों? पार्क बनाना है आयताकार, और जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। चौड़ाई कितनी है? लंबाई से 3 कम है, चलो कोई बात नहीं। और लिखा है इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्बाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। ठीक है, इसमें आकृति भी बनी हुई है अगले पेज पर। इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। बच्चों ऐसा है कि कोई एक आयताकार पार्क है, यहाँ पर देखिए एक आयताकार पार्क है बच्चों, ध्यान से समझना है। यहाँ पर ये क्या है बच्चों? आयताकार पार्क है, और ये आयताकार पार्क इस प्रकार से कह रहा है कि ये आयताकार पार्क जो है उसकी एक लंबाई वाली भुजा, देखो जो लंबी होती है उसको लंबाई भुजा कहेंगे, है ना, और जो ले ऐसे ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, ये आपकी लंबी भुजा हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। तो सवाल आपका ये कहता है कि चौड़ाई कितनी है? लंबाई से 3 कम है। लंबाई अगर x है तो चौड़ाई 3 कम है, मतलब x माइनस 3 लिख ले, सीधी बात है। चौड़ाई 3 कम है, लंबाई अगर x है तो चौड़ाई 3 कम है, ऐसे ही तो कह रहा है सब प्रश्न। चौड़ाई x माइनस 3 हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे कहता है इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्बाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। बच्चों यहाँ पर इसका क्षेत्रफल और एक समद्बाहु त्रिभुजाकार पार्क है जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। मतलब यहाँ पर ये चौड़ाई जो है उस चौड़ाई के बराबर आकृति बराबर चौड़ाई का आपको एक ऐसा समद्बाहु त्रिभुज यहाँ पर बनाना है। देखो ध्यान दें, ये आपको समद्बाहु इस प्रकार से बनाना है जिसका जो आधार है कितना है? इसकी चौड़ाई के बराबर इसका आधार है। ठीक है, मतलब ये x माइनस 3 है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई बच्चों कितनी है? इसकी ऊंचाई दी गई है 12 मीटर, इसकी ऊंचाई है, यहाँ पर 12 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात ध्यान से समझना है, ये ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर है। अब इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल में क्या संबंध है? इसमें ऐसा दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल पहले से, एक बार पूरा फिर से समझो बच्चों, पूरा ध्यान से समझना है। यहाँ पर जो प्रश्न लिखा होता है उसको बड़े आराम से पहले समझो, हमें क्या क्या दिया गया है, एक बार फिर से पूरा समझ लेते हैं। लिखा है कि ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है, इस पार्क को बनाना है। ठीक, ये पार्क कैसा है?
इस तरीके से है कि इसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई से 3 कम है। चौड़ाई जो है ये वाली भुजा है वो लंबाई से मतलब x से 3 कम है। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों। आगे लिखा है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्बाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है और ऊंचाई इसकी इतनी है से 4 वर्ग मीटर अधिक है, ऐसा कहता है। मतलब इसका क्षेत्रफल अधिक है। इस वाले क्षेत्रफल से इसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल अधिक है 4 वर्ग मीटर, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल आपको लिखना है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई x है, चौड़ाई आपकी x माइनस 3 है, तो इसका क्षेत्रफल तो देखो इतना हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? ये x इंटू एक्स माइनस 3 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल का किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, मतलब x माइनस 3 गुणे 12 और बटे में 2। आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। आधार ये है, ऊंचाई ये है, बटे में 2 लिख दें, तो इसका क्षेत्रफल ये है। पूरी बात ध्यान से समझो। यहां से बच्चों दिया गया है ये आपका आयताकार पार्क, पहले लिखें आयताकार। पहले तो बच्चों हमने ये लंबाई जो मानी है उसको लिखें। माना आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x, क्या है यहाँ पर मीटर में है तो मीटर लिख लेते हैं, बिल्कुल मीटर में है। यहाँ पर मान लिया आयताकार पार्क की लंबाई ये x मीटर है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार इसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो आपको लिखना है प्रश्न के अनुसार इसकी चौड़ाई, प्रश्नानुसार चौड़ाई होगी 3 कम, मतलब x माइनस 3 मीटर हो जाएगी, ठीक है। चौड़ाई इतनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पर लिखना है तब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको यहाँ चलो लिख देना है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। भाई यहाँ पर लंबाई कितनी है? लंबाई x है, चौड़ाई कितनी है? x माइनस 3 है, तो ये इतने वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है बच्चों के नहीं। तो इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब इसके बाद देखो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर लिखना है समद्बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। आपको यहाँ लिखना है समद्बाहु त्रिभुजाकार, समद्बाहु त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। जो ऊपर त्रिभुजाकार पार्क है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको लिखना है आधार कितना है? x माइनस 3 गुणे ऊंचाई कितनी है? 12 है, और बटे में 2 लिख दें। आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 लिख दें। तो यहाँ से 2 से आप 6 बार इसको काट सकते हो। 6 से गुणा करोगे 6x माइनस 6 या 18 लिख दें, और आगे लिख दें वर्ग मीटर, ठीक है बच्चों। बात आई समझ में? अब ये वाला क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल से, मतलब इस वाले समद्बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है, ये वाला अधिक है। तो बच्चों इसको भी 4 अधिक कर दो, बराबर बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता? फिर से समझो, प्रश्न हमारा ये कहता है, प्रश्न के अनुसार ये वाला क्षेत्रफल अधिक है, x इंटू एक्स माइनस 3 जो है क्षेत्रफल ये अधिक है। कैसे? इस वाले से, मतलब 6x माइनस 18 से, 6x माइनस 18 से ये 4 वर्ग मीटर अधिक है। बच्चों इसको भी 4 वर्ग मीटर अधिक कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। पहले वाला ये 4 वर्ग मीटर अधिक है इस वाले से, तो ये 4 कम हो गया, तो 4 इसमें और जोड़ दें, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो x का गुणा कर दो बच्चों, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा। इधर यहाँ 6 ले आओ तो माइनस का 6x हो जाएगा। ये 18 माइनस का है, 4 घट जाएगा तो माइनस का बचेगा 14। इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा 14, बराबर में 0। बोलो बच्चों ठीक है कि नहीं? अब यहां से इन दोनों को जोड़ के हमें एक द्विघात समीकरण इस प्रकार से मिल जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस का 14 बराबर 0। बच्चों इसका हम अब हल कर दें तो हमें जो x का मान मिलेगा वो इस पार्क की लंबाई हो जाएगी। x में से 3 कम कर दें तो इस पार्क की चौड़ाई हो जाएगी। बस हमसे आयत की लंबाई और चौड़ाई ही पूछी गई है। क्लियर बात हो जाएगी बच्चों? आई बात समझ में कि नहीं? बस यहाँ से अब हमें क्या करना है, इसका हमें हल करना है। किसी भी विधि से हल कर सकते हो, चाहे
गुणनखंड विधि से कर दें, चाहे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कर दें, अथवा द्विघाती सूत्र से कर दें, आपका मन जिससे भी आप करना चाहो हल कर सकते हो। ठीक है, करके दिखाएं बच्चों। x यहाँ पर 14 लिखा है, 14 के गुणनखंड करो और यहाँ से गुणनखंड विधि से कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा, है ना। 14 के गुणनखंड करें तो 7 दूनी 14, ध्यान से समझो, 7 में 2 जोड़ोगे बच्चों 9 मिल जाएगा। यहाँ से देखो हमने 9 ले आना है, 9 मिल जाएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का लिखना है 7x, माइनस का लिखना है 2x, माइनस का 7 माइनस का 2 माइनस का 9x हो जाएगा, प्लस 14 हमारा जैसा है वैसे ही ज्यों का त्यों लिख दें, बराबर में 0। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। अब यहाँ से कॉमन लें, 2 के जोड़े बना के, तो x कॉमन मिलेगा, x माइनस 7 यहाँ लिखना है, आगे से माइनस का 2 कॉमन है और x माइनस 7 यहाँ भी हो जाएगा, बराबर में 0। अब x माइनस 7 फिर से कॉमन दोनों जगह से है, यहाँ x माइनस का 2 बचेगा, x माइनस 2 बराबर 0 लिख लें। करेक्ट है बच्चों। अब यहाँ से देखिए, यदि ऐसा लिख दें कि x माइनस 7 को 0 लिख दें, तब x बराबर तो 7 हो जाएगा। और यदि यहाँ से x माइनस 2 को 0 लिखेंगे तो बच्चों x बराबर 2 हो जाएगा, जो कि अमान्य होगा। आप कह सकते हो भाई अमान्य क्यों होगा, क्यों कह दिया अमान्य? इसलिए बच्चों कह दिया कि अगर x मतलब इसकी लंबाई है वो 2 मीटर हो, तो 2 मीटर और ये आपकी 2 मीटर में से 3 कम कर दी जाए, बताओ हो सकता है? 2 में से 3 घटा दो, ये चौड़ाई निकलेगी? नहीं निकलेगी, चौड़ाई तो प्लस में निकलनी चाहिए, दूरी तो धनात्मक होती है, ऋणात्मक तो होती नहीं है। तो यहाँ से x बराबर 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 में से जब 3 घटाओगे तो यहाँ पर -1 बचेगा, -1 लंबाई नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपकी जो चौड़ाई वाली भुजा है वो -1 नहीं लिखी जाएगी। बिल्कुल ठीक है बच्चों, यहाँ से x बराबर 2 हमें अमान्य लिखना है, और ये x की वैल्यू जो 7 है वो उसकी क्या हो जाएगी, ये लंबाई वाली भुजा हो जाएगी। तो आपको यहाँ लिखना है पार्क की लंबाई। क्या लिखना है बच्चों? यहाँ से हमें लिखना है पार्क की लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ लिखना है पार्क की, कैसा पार्क है? आयताकार, आयताकार पार्क की लंबाई तो आपको लिखनी है कितनी? 7 मीटर। चौड़ाई कितनी लिखनी है? 3 मीटर कम करके 7 में से 3 घटाओ तो यहाँ पर 4 मीटर इसकी चौड़ाई मिल जाएगी। बस यही इसका आंसर है। आई बात समझ में बच्चों? कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर बात है? चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। ये है आपके पास उदाहरण नंबर 12वां। ठीक है, उदाहरण नंबर 12वां। इसके बाद बच्चों यहाँ से, इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर 13वां 14वां, बिल्कुल एकदम सारे प्रश्न आराम से सारे प्रश्न करने वाले हैं। यहाँ पर 13वें प्रश्न में आपसे कहा गया है कि समीकरणों को का मूलों का अगर अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इनको हल करिए। अब इनको क्या करना है? द्विघाती सूत्र से हल करवाया गया। अब की बार स्पेसिफिक कह दिया गया है, स्पेशल कह दिया गया है कि द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग करना है। तो बच्चों गुणनखंड विधि से आपने अगर हल कर दिया तो आपको आंसर सही नहीं माना जाएगा। मतलब आंसर तो सही होगा लेकिन आपके नंबर 0 मिलेंगे। मतलब जिस विधि से प्रश्न पूछे बस उसी विधि से आपको हल करना है। तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र के द्वारा हल करवाया गया है, तो अब हमें केवल और केवल द्विघाती सूत्र की मदद से ही इसको हल करना है। आइए यहाँ पर उदाहरण नंबर देखते हैं 13वां। ठीक है, 13वां उदाहरण है, उदाहरण नंबर 13वां है ये आपका। यहां पर कहा है द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से हल करिए, ऐसा प्रश्न में हमसे कहा गया है। तो अब हमें द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग करना है। ठीक है, यहां पर पहला प्रश्न दिया गया है, ये है 3x का स्क्वायर और माइनस में 5x प्लस 2 बराबर 0। एक समीकरण आपका इस प्रकार से दिया है। दूसरा समीकरण दिया गया है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और बराबर 0। ये दूसरा समीकरण दिया गया है। इसके बाद में तीसरा समीकरण दिया गया है 2x का स्क्वायर माइनस में 2 अंडर रूट 2x और फिर प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। तो इस तरीके से बच्चों 3 आपके ये प्रश्न एक साथ में पूछे गए हैं और द्विघाती सूत्र के द्वारा इनको हल करना है। क्या करना है? द्विघाती सूत्र से इनको हल करना है।
आइए यहाँ पर पहले प्रश्न को हल करें। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो लिखा है 3x² माइनस में 5x प्लस में 2 बराबर 0। द्विघाती सूत्र को हल करने के लिए हमें जो मानक समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है, उससे हमें तुलना करके ए बी सी की वैल्यू पहले ज्ञात करनी होती है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, अगर यहाँ तुलना की जाए तो बच्चों a की वैल्यू 3 निकलेगी। a का मतलब क्या होता है x² का गुणांक, b का मतलब क्या होता है x का गुणांक, तो b बराबर -5 हो जाएगा, b बराबर -5। और यहाँ से c का मान कितना 2 आपको लिखना है। a b c के ये मान हमने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब यहाँ पर इसका विवित्तकर निकालो। विवित्तकर होता है d और d बराबर b² माइनस 4ac होता है। यहाँ से b की वैल्यू -5 है, इसका स्क्वायर लिख दें, माइनस का 4, a की वैल्यू 3 लिख दें, c का मान 2 लिख दें। बस a b c के मान केवल लिखना है। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 या 12 दूनी 24। बच्चों 25 में से 24 घटाओगे 1 मिलेगा। ठीक है, d का मान 1 है जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। तो अब यहाँ पर वास्तविक मूलों को ज्ञात कैसे करोगे? सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d, सीधा लिख दें और बटे में 2a। ठीक, द्विघाती सूत्र जो होता है ना, उसमें d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac। हमने पहले ही निकाल ली, तो काहे के लिए अब फिर b² माइनस 4ac का मान निकालें? तो सीधा हम d का मान 1 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 1। यहाँ से बच्चों माइनस का निशान ज्यों का त्यों, b का मान है -5, तो यहाँ लिखना है -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, प्लस माइनस √d और d को हम 1 लिखेंगे, बटे में 2a और a को हम 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों +5, ये प्लस का हो गया ना 5, यहाँ से 1 का वर्गमूल 1 ही तो होता है, तो 1 लिख दें, बटे में 2 और 3 का गुणा 6 लिखें। x की वैल्यू ये निकल के आई 5 प्लस माइनस 1 और बटे में 6। अगर यहाँ से देखो x की वैल्यू, चलो यहाँ समझो, x का मान निकालने के लिए पहला काम है प्लस चिन्ह लें, तो x का 1 मान निकल आएगा, लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो x का दूसरा मान निकल आएगा। तो x बराबर यहाँ से मिलेगा 5 प्लस में 1 और बटे में कितना लिखना है 6, तो ये 6/6 मतलब 1 हो जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, माइनस चिन्ह लेंगे तो x का दूसरा मान निकलेगा, तो माइनस चिन्ह लेने पर, तो चलो यहाँ x बराबर 5, ये माइनस का 1 लें, प्लस छोड़ दें माइनस का 1 और बटे में यहाँ पर 6, ऊपर 4 बचेगा, नीचे 6 और यहाँ से 2 से डिवाइड करो 2/3। तो इस तरीके से इस समीकरण का हल निकला, x का मान 1 और 2/3, ये समीकरण का हल है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? इसी प्रकार से बिल्कुल ये तीनों पार्ट करना है, बिल्कुल सिमिलर हैं। पहला पार्ट आपने ये जैसे किया है बिल्कुल वैसे ही दूसरा करना है, बिल्कुल वैसे ही तीसरा करना है। हमें सीधा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके a b c के मान निकालने हैं। फिर इसके बाद d का मान हम यहाँ पर रख के x के मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह लेकर के हम x के 2 मान मिल जाएंगे। बस यही समीकरण का हल होता है। तो बच्चों तीनों बिल्कुल प्रश्न सेम है, एक ही प्रोसेस से तीनों को हल करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर 14वां प्रश्न है। इस 14वें प्रश्न को भी हम कह सकते हैं बिल्कुल एकदम वैसे ही करना है। 14वें प्रश्न को भी सिमिलर करना है, कुछ भी अलग नहीं है। पहले जो हमारा समीकरण दिया गया है उसको हमें द्विघात समीकरण के मानक रूप में बनाना है। चलिए इसको रब कर लेते हैं, उदाहरण 14वां पर आते हैं। देखिए यहाँ बच्चों उदाहरण नंबर 14वें में, उदाहरण नंबर जो 14वां है उसमें भी आपके 2 प्रश्न दिए गए हैं और इसमें कहा गया है समीकरणों के मूलों को ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर में 3। पहला आपका इक्वेशन ये दिया गया है, जबकि कहा है x का मान 0 नहीं है। बच्चों अगर x का मान 0 हो जाएगा ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना, समीकरण परिभाषित नहीं रहेगा। तो x का मान 0 नहीं है, ये प्रश्न में कह दिया गया है, बिल्कुल ठीक कहा है इसने। यहाँ पर दूसरा जो समीकरण दिया गया है वो इस प्रकार से है कि 1/x माइनस में 1/x माइनस 2 और बराबर में 3,
यहां भी देखो ऐसा कहा गया है कि x का मान 0 नहीं हो सकता, x बराबर नहीं हो सकता 0 और नहीं हो सकता 2। अगर x का मान बच्चों 0 ले यहां लिख देंगे तो 1/0 मतलब अनंत, समीकरण परिभाषित नहीं होगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार x का मान अगर 2 लिख दिया जाए, 2 में से 2 घटेगा 0, 1/0 मतलब अनंत, परिभाषित नहीं रहेगा। तो यहां पर ना 0 हो सकता है ना x का मान 2 हो सकता है। अब बच्चों यह जो समीकरण दिए गए हैं इनको हमें क्या करना है, पहले तो असली बात मानक रूप में बदलना है, फिर इसको हल करना है। मतलब इसमें कहा गया है समीकरण के मूल ज्ञात करिए। समीकरण का हल, समीकरण का मूल दोनों एक ही बात है। x के मान ज्ञात करके हमें बताना है, बस वही समीकरण के मूल कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम पहला यहां से सवाल लेंगे। इसमें लिखा है x + 1/x बराबर में 3, और इसको हमें क्या करना है, पहले असली वाले द्विघात समीकरण के मानक रूप में इसको बनाओ। तो जो बटे में x लिखा ना बच्चों, इसी से भाग कर दो, या फिर ऐसा करो भाई x यहाँ एलसीएम लें, x का स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में 3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा देखो x² प्लस का 1 बराबर में 3 एकम 3, यहाँ 3x, यहाँ इधर ले आओगे तो माइनस का 3x, x² - 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये मानक रूप बन गया कि नहीं, द्विघात समीकरण का असली वाला रूप बिल्कुल बन गया। तो अब असली वाले रूप से ही इसकी तुलना करनी है, मतलब मानक रूप से तुलना करनी है। x² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो यहां से जब तुलना करेंगे तो एक ही वैल्यू हमें 1 मिलेगी। देखो x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, तो b बराबर -3 मिलेगा। यहाँ पर c होता है वो अचर पद होता है, c बराबर 1 मिलेगा। अब यहाँ से विविध कर d निकालो तो b² - 4ac ये d होता है। b की वैल्यू देखो -3 है, हम इसका स्क्वायर लिख दें, माइनस में 4, a का मान 1 और c का मान 1 लिख दें। ठीक है, अब माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, 4 एकम 4 बच्चों, यहाँ 9 में से 4 घटाओगे तो यहाँ हमें 5 मिलेगा। यहाँ 5 जो मिला है वो देखो 0 से बड़ा है, ये भी बात बिल्कुल कन्फर्म है। 5 जो निकला है वो 0 से बड़ा है। बस अगर 0 से बड़ा होता है तो समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, बस ये हमें पता है। ठीक है, द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b ± √d/2a। ठीक है, द्विघाती सूत्र से ही हल कर लेते हैं। देखो x बराबर -b की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है -3, तो बच्चों माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √d और d की वैल्यू हमें लिखनी है 5, फिर बटे में 2 × a और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, चलो a बराबर 1 लिख देते हैं। तो बस ये x का मान निकलेगा 3 ± √5 बटे में 2 एकम 2। इसको तो हल नहीं कर सकते, यहाँ पर √5 में 3 ना जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, तो प्लस चिन्ह लेने पर आंसर आएगा 3 + √5 बटे 2, माइनस चिन्ह लेने पर 3 - √5 बटे 2। बस यही x के दोनों मान चाहे आप इकट्ठा लिखे रहने, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, यही समीकरण का हल है, या ये कहें समीकरण के मूल पूछे गए हैं तो आपको लिखना है समीकरण के मूल बराबर, क्या लिखना है, समीकरण के मूल लिखना है। देखो 3 + √5 बटे 2, एक मूल ये लिखना है, दूसरा लिखना है 3 - √5 बटे 2, दूसरा मूल ये लिखना है। ये हमारे पास समीकरण के मूल है। करेक्ट है बच्चों, समझ में बात आई? बिल्कुल ठीक सिमिलर ऐसे इसको आपको कन्वर्ट करना है द्विघात समीकरण के मानक रूप में। पहले यहाँ एलसीएम लें और इसको हल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ हल करके बिल्कुल एकदम ऐसा रूप बना दें कि ax² + bx + c बराबर 0 जैसा रूप बन जाए। फिर इससे तुलना करके abc के मान निकालें, फिर d निकालें और फिर पूरी प्रोसेस है। ठीक है, इसको भी आपको करना है बच्चों। अंत में एक आपका उदाहरण और रहता है, चलो यहाँ इसको भी कर लेते हैं। उदाहरण है आपका 15वां, जिसमें लिखा है एक मोटर बोट। ध्यान से समझो बच्चों, इसको रब पहले कर लेते हैं। आसान सा बिल्कुल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी करेंगे, बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, तो मजबूती से डटे रहें बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लें। 15वां प्रश्न है आपका ये, उदाहरण नंबर 15वां। इसमें कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल
18 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत अच्छी बात है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने से वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो कहता है धारा की चाल बताओ। बच्चों कभी भी आप अपनी साइकिल को चला रहे होते हैं तो जब हवा के अनुकूल चला रहे होते हैं तो आपकी साइकिल तेज गति से चलती है ना। क्यों चलती है? क्योंकि हवा की चाल और आपकी साइकिल की चाल दोनों जुड़ जाती हैं और आपकी साइकिल की चाल जो है वो बढ़ जाती है। ठीक, जुड़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, सामान्य सी बात है। और जब आप हवा की दिशा की विपरीत दिशा में अगर आपकी साइकिल आ रही होती है तो आपकी चाल, जो आपकी चाल है उस हवा की चाल में से घट जाती है। ठीक है, तो वहां पर चाल कम हो जाती है और आपकी स्लो साइकिल चलने लगती है। मतलब चाल कम हो जाएगी तो जरूरी है कि वो स्लो हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से उसमें समय ज्यादा लगेगा। जब हवा के विपरीत आओगे, मतलब प्रतिकूल, विपरीत मानी प्रतिकूल आने में समय ज्यादा लगता है जाने की अपेक्षा। अगर जाओगे तो अनुकूल चाल से जाओगे और लौटोगे तो प्रतिकूल चाल से लौटोगे, सामान्य सी बात है। बिल्कुल यही बात धारा के लिए भी लागू होती है। अगर कोई तैराक धारा के अनुकूल तैरेगा तो धारा की चाल और तैराक की चाल, या ये कहें कि अगर मोटर बोट है तो मोटर बोट की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी अगर धारा के अनुकूल मोटर बोट जा रही है तो। और यदि मोटर बोट धारा के प्रतिकूल आ रही है तो चालें घट जाएंगी। ठीक है, तो प्रतिकूल आने में चाल कम हो जाती है तो समय ज्यादा लगता है और अनुकूल जाने में समय कम लगता है। ठीक है, बात आई समझ में। चलो यहां पर हम आपको पूरी डिटेल करके बताएंगे। यहां देखिए बच्चों, कहा है मोटर बोट की चाल, उसकी शांत जल में चाल दी गई है कितनी? मोटर बोट की चाल दी गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर आपको लिखना है माना, देखो हमें मोटर बोट की चाल दी गई है और आपसे पूछी गई है, यहां पर पूछी गई है धारा की चाल कितनी है। तो आपको लिखना है माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना धारा की चाल बराबर कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। ठीक है, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और मोटर बोट की चाल प्रश्न में दी गई है। मोटर बोट की चाल कितनी दी गई है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा मोटर बोट की चाल है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है बच्चों, मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जब मोटर बोट धारा के प्रतिकूल लौट रही होगी तो चालें घट जाएंगी। तो आपको लिखना है मोटर बोट की चाल धारा के प्रतिकूल दिशा में, क्या लिखो? धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल क्या होगी? घट जाएंगी। किसमें से क्या घटाना है इसको भी याद रखिए कि मोटर बोट की चाल में से धारा की चाल घटानी है। 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी काई की चाल? ये मोटर बोट की चाल हो जाएगी। ठीक है, धारा के प्रतिकूल दिशा में। और धारा के अनुकूल दिशा में जब वो वापस आ रही होगी, धारा के अनुकूल, यहां लिखो अनुकूल मोटर बोट की चाल कितनी होगी? तो आपको दोनों चालों को जोड़ देना है, 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब कितनी गया कितनी आया? देखो प्रश्न में लिखा है कि 24 किलोमीटर जा रहा है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल आने में जो समय लग रहा है वो कितना होगा? तो आपको लिखना है यहाँ पर 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल आने में लगा समय बताओ कितना समय लगेगा? तो बच्चों समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। क्या सूत्र होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी टोटल चली? 24 किलोमीटर दूरी चली। चाल उसकी कितनी है? चाल है देखो लौटने वाली प्रतिकूल चाल, ये है हमारी कितनी? 18 माइनस x लिखना है। ठीक है, इतना घंटा का समय लगेगा। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल वापस जब आ रहा है तो समय कितना लगेगा? 24 बटे 18 माइनस x घंटे का समय लगेगा। और यही दूरी अगर धारा के अनुकूल चला जाए तो यहां पर लिखना है 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में
लगा जाने आने में है, और यहां पर जाने में लगा समय। तो समय बराबर सूत्र वही है, दूरी बटे चाल। दूरी भी वही है, देखो 24 किलोमीटर, लेकिन ये इसकी चाल कौन सी होगी, 18 प्लस एक्स, ये इसकी चाल होगी। ठीक है बच्चों, जाने में मतलब जब वो विपरीत लौट रहा है तब इतना समय लग रहा है, जा रहा है अनुकूल जा रहा है तो इतना समय लग रहा है। तो प्रश्न कहता है जाने और आने में 1 घंटे का समय अधिक लग रहा है, मतलब यहां पर 1 घंटा ये समय अधिक लगेगा। भाई यहां पर स्लो चाल है ना, तो इसको 1 घंटा ज्यादा समय लग जाएगा, इसको 1 घंटा ये जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इसकी तेज चाल है। तो इसकी चाल तेज होने के वजह से यहां पर 1 घंटा कम समय लग रहा है। ऐसे कह सकते हो इसका 1 घंटे ज्यादा है 1 घंटे कम है, तो दोनों का अंतर 1 घंटा हो गया, सीधी बात है। तो इसमें से इसको घटा दो, बराबर 1 घंटा लिख दो। भाई यहां पर मान लेते हैं कि 10 घंटा इसने लिया, यहां पर इसने 10 घंटे लिए, और यदि इसने 10 घंटे लिए तो ये आपका देखो क्या है, ये धारा के अनुकूल इसने 9 घंटे लिए। भाई इसने 9 घंटे लिए, इसने 10 घंटे लिए, तो यहां पर 9 घंटे लिए। तो यहां पर इसमें से इसको घटाओ तो 1 घंटे ही तो बचेगा, 10 में से 9 घटाओ 1 घंटा बचेगा। तो यहां पर हमें लिख दें प्रश्नानुसार क्या करना है, 24 बटे में 18 माइनस एक्स, और इसमें से घटा दो 24 बटे में 18 प्लस एक्स, और बराबर में क्या लिख दें 1 घंटा। करेक्ट है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? तो इसको हल कर लो, समझो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट बच्चों। ऊपर से देखो 24 यहां कॉमन लें, तो अब बचेगा 1 बटे 18 माइनस एक्स, और माइनस में 1 बटे में 18 प्लस एक्स, और बराबर में यहां लिख दें 1। करेक्ट, इसको हल कर लें, मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। यहां से देखिए ऊपर देखो भाई, यहां पर 24 है, एलसीएम हमें मिल जाएगा यहां से 18 माइनस एक्स इंटू में यहां पर 18 प्लस एक्स, ये हमें एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, और इसके बाद यहां लिखना है 18 प्लस एक्स, क्या लिखना है 18 प्लस एक्स, और माइनस में 18 प्लस एक्स, ये भी हो जाएगा 18 प्लस एक्स हो जाएगा, और बराबर में यहाँ है 1। 18 कैंसिल कर दें तो यहाँ से 24 गुणे 1x मतलब 2x हो जाएगा, बटे में यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर बराबर में 1। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ से 24 का 2 में गुणा 48, 24 दूनी 48 एक्स लिखना है। नीचे 18 का 18 में गुणा 18 364 कितना होता है बच्चों? 18 का 18 में गुणा 18 गुणे 18, 18 ठीक 44, हासिल में 14, 18 का 18 14 32। तो यहाँ से 324 लिखना है। कितना लिखना है? 324 और फिर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 48x बराबर में 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस में 48x लिखना है, माइनस में 324 बराबर में 0। इसको बच्चों हल करना आपका काम रह गया। तो बच्चों यहाँ पर देखो गुणनखंड कैसे करोगे? 324 के गुणनखंड करके दिखा देते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से 2 से पहले डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से डिवाइड करें तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। और यहाँ से हमें क्या करना है? 2 गुणनखंड ऐसे बनाने हैं कि घटाने पर 48 आ जाए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो 27 गुणे 2, यहाँ से 54 लिख दें। 27 दूनी 54 और 3 दूनी 6। देखो बच्चों यहाँ से 54 में से 6 घटाओ तो कितना बचेगा? 48 बचेगा। 14 में से 6 गया 8। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर इसके हमने 2 टुकड़े कर लिए। 54 में से 6 घटाया 48 बच गया। ठीक है, तो यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ से 54x में से हमें घटाना कितना है? 6x घटाना है, माइनस में 324 लिख दें बराबर में 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर देखो 2 के समूह बनाकर हम कॉमन लेंगे। यहाँ से x कॉमन है तो x प्लस 54 यहाँ लिखें, और इसके बाद यहाँ से माइनस में 6 कॉमन है, x और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 6 से भाग करेंगे तो 54 बार कटेगा बराबर में 0।
और x प्लस 54 हम यहाँ एक बार फिर से कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बराबर में 0। यदि यहाँ पर लिखें x प्लस 54 को 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर माइनस 54 आएगी। हमें x का मान माइनस में नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि धारा की चाल तो बच्चों ऋणात्मक हो नहीं सकती। x का मान माइनस 54 जो आया है उसको हमें लिखना है अमान्य, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर दूसरा गुणनखंड है x माइनस 6। यदि x माइनस 6 को 0 लिखोगे तो x का मान 6 निकलेगा। बच्चों ये x बराबर 6 धारा की चाल है। देखो यही तो पूछी गई थी, धारा की चाल क्या है, तो आपको लिखना है धारा की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या लिखना है? धारा की चाल। धारा की चाल बराबर आपको लिखनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। चलिए ये हमारे पास सारे एग्जाम्पल 4.3 एक्सरसाइज से पहले जो भी एग्जाम्पल थे सारे एग्जाम्पल हमने कंप्लीट किए हैं। इसके बाद बच्चों 4.3 एक्सरसाइज को इससे अगले वाले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट है या किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर मैसेज दे करके भी हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हो। इस टाइप के और भी कोई प्रश्न हैं, अगर आपको ऐसी प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई समस्या लग रही है तो आप उन प्रश्नों को जरूर पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो बच्चों यहाँ मन लगा के पढ़ना है, एकदम बढ़िया से पढ़ना है, बिल्कुल अंत तक पढ़ना है बच्चों। अभी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो यहीं तक समाप्त हो गया। बिल्कुल जब तक आपकी एग्जाम पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम बिल्कुल निरंतर आपके साथ रहेंगे। सारे पूरा ऑल ओवर कोर्स कंप्लीट कराएंगे, फिर इसके बाद वन शॉट करवाएंगे, अंत में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को करवाएंगे। बिल्कुल आपकी ऐसी तैयारी कराएंगे, आप अपने आप में प्राउड महसूस करोगे कि हाँ हमने कुछ वास्तव में तैयारी की है। 100 में 100% लाना है, बस ये संकल्प के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय।